ये है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म मतलब कैसे आया, कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजियस कैसे बना। ठीक है, जब आर्यन सिविलाइजेशन में हम क्या पढ़े हैं, वैदिक पीरियड में आर्यन सेटल हो गए। ठीक है, सेटल होने के बाद आर्यंस ने क्या किया, किंगडम बनाए, छोटे छोटे स्टेट्स बनाए, फिर और बड़े स्टेट्स बनाए, महाजनपद। ठीक है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे अरोज हुए, जब आर्यंस ने किंगडम्स बना दिए। ठीक है, सेटअप कर दिए किंगडम्स छोटे छोटे, क्या हुआ, किंग रूल करने लगे। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था वो बहुत बढ़ गया, पावर के लिए सब लोग बहुत स्ट्रगल करने लगे और एक दूसरे की मतलब जान लेने लगे। ठीक है, जैसे कोई किंग है, उसका लड़का अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, उस किंग पर पहुंचने के लिए वो अपने फादर की डेथ कर रहा है, तो ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा था। इस वजह से फिर क्या हुआ, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अरोज हुए। ठीक है, फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं बर्थ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कब हुआ था, ड्यूरिंग 540 to 487 BC। जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो बर्थ हुआ वो कब हुआ है, 540 to 487 BC में। During 600 to 400 BC, Aryans were able to set up small states called जनपद। आर्यंस जब सेटल हो गए, फिर उसके बाद क्या किए, स्मॉल स्टेट्स को सेटअप किए, स्मॉल स्टेट्स बनाए, उसे क्या कहते हैं, जनपद। ठीक है, नेबरिंग टेरिटरीज महाजनपद। नेबरिंग टेरिटरीज महाजनपद थी, मतलब छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो जनपद, और काफ़ी ज़्यादा जो बड़े स्टेट्स थे उसे क्या कहते हैं, महाजनपद। और महाजनपद जो थे वो कितने थे, टोटल 16 थे। ठीक है, अब उस किंगडम में किंग्स जो है रूल करने के लिए, अपना एरिया को कवर करने के लिए वो सब क्या करने लगे, वार करने लगे। कंटिन्यूअसली वार के जब हुई, काफ़ी टाइम तक वार होती रही, तब क्या हुआ, 16 महाजनपद वार के बाद कितने सिर्फ बचे, 4 महाजनपद। कितने थे, 16 महाजनपद थे। वार हुआ, कई किंग के बीच में वार हुआ, और वार होने के बाद सिर्फ कितने महाजनपद बचे, 4 महाजनपद बचे। ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पॉलिटिकल मर्डर अरोज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर के लिए स्ट्रगल होने लगा, ठीक है, और पॉलिटिकल मर्डर्स होने लगे, तब किसका अरोज हुआ, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। समझ में आ रहा है, जैनिज्म और बुद्धिज्म का बर्थ कब हुआ, 540 to 487 BC में। 600 to 400 BC में आर्यंस ने स्मॉल स्टेट्स सेटअप किए, उसे हम जनपद कहते हैं। कुछ बड़े स्टेट्स थे, उसे महाजनपद कहते हैं। कितने थे टोटल, 16, और वार के बाद 4 महाजनपद बचे। एरोज जैनिज्म और बुद्धिज्म का एरोज क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रगल फॉर पावर के लिए बहुत स्ट्रगल होने लगे थे और पॉलिटिकल मर्डर्स होने लगे थे। इस वजह से एरोज हुआ किसका, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। समझ में आ रहा है, एरोज मतलब तब से फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म का स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये रिलीजियस स्टार्ट हो गया, मतलब एक तरह से कह लें जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजियस पैदा हो गया था। कब, स्ट्रगल फॉर पावर और पॉलिटिकल मर्डर ये सब बहुत ज़्यादा होने की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म एरोज हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, कुछ और रीज़न देखते हैं एरोज किसका, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। आप इसे नोट कर लीजिए। कॉजेज देखते हैं राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। कॉजेज क्या थे राइज जैनिज्म और बुद्धिज्म के, पहला तो है करप्शन एंड एविल प्रैक्टिसेस। करप्शन एंड एविल प्रैक्टिसेस मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा, बहुत बुराइयां होने लगी। ठीक है, इस वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का अरोज हुआ। और क्या है, जो रिचुअल्स परफॉर्म होते थे वो इरेशनल होने लगे, मतलब गलत तरीके से रीति रिवाज रस्म वगैरह होने लगे इस वजह से। और क्या है, कास्ट रिजिड सिस्टम, कास्ट बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। ऐसा था
जो कास्ट, जो लोअर कास्ट थी, जैसे शूद्र है, जो शूद्र कास्ट थी, वो ऊपर अपर लेवल वाले जो कास्ट के लोग थे उन्हें टच नहीं कर सकते, उनके साथ आ जा नहीं सकते, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा कास्ट रिजिड हो गया था। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी कौन सी? संस्कृत लैंग्वेज थी डिफ़िकल्ट, जो आर्यंस ने दी थी। आर्यंस ने कौन सी लैंग्वेज दी थी? संस्कृत लैंग्वेज दी थी। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, जिसे जो पीपल थे वो अंडरस्टैंड करने में उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? एनिमल सैक्रिफाइसेस, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। एनिमल सैक्रिफाइस मतलब एनिमल्स का बलिदान मतलब बलि चढ़ा देना, ठीक है, इस टाइप से करने लगे, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को मार करके बलि देने लगे, ये भी एक कॉज था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल टर्मोइल्स एंड कांस्टेंट वार। पॉलिटिकल टर्मोइल्स मतलब पॉलिटिकल में, मतलब रूल्स किंग में, रूलिंग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगी थी, इस वजह से भी। और रूलिंग में उथल पुथल हो रही है, पॉलिटिकल जो है वो बहुत बेकार हो रहा है, इस वजह से वार होने लगी, ठीक है, अपने पावर के लिए, बहुत ज़्यादा स्टेट्स को, बहुत ज़्यादा लैंड को अपने कब्जे में करने के लिए कांस्टेंट वार करने लगे, उससे बहुत ज़्यादा डेथ भी होने लगी, ठीक है। इस वजह से ये सब कुछ कॉजेज़ हैं जिस वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का एरोज हुआ, ठीक है। कौन कौन से कॉजेज़ हैं? करप्शन एंड एविल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है कास्ट रिजिड सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत, जो पीपल को अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। एनिमल सैक्रिफाइसेस, एनिमल्स की बलि चढ़ा देते थे, ठीक है। एंड पॉलिटिकल टर्मोइल्स एंड कांस्टेंट वार, जिससे बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, ठीक है। समझ में आ गया ये कॉजेज़ क्या है। अब हम देखते हैं जैनिज्म के बारे में। देखते हैं हम जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? लॉर्ड वर्धमान महावीरा, ठीक है। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? वर्धमान महावीरा। और 23 तीर्थंकर्स बिफोर महावीरा। महावीरा के पहले 23 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या है? मतलब सेंट जिनके पास डाइविन पावर है, ठीक है। सेंट मतलब ऐसे संत महात्मा जिनके पास डाइविन पावर है, मतलब दैवीय शक्ति है उनके पास, ठीक है। 23 सेंट्स थे, तीर्थंकर्स थे महावीरा के पहले, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषभ वॉज फर्स्ट तीर्थंकर। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट ऐसे सेंट थे जिनके पास डाइविन पावर थी, वो कौन थे? ऋषभ थे। महावीरा जो है वो 24 तीर्थंकर थे। एंड लास्ट वन, महावीरा जो थे वो 24 तीर्थंकर थे, इनके पास डाइविन पावर थी। और ये लास्ट वन थे, मतलब 24 तीर्थंकर ही थे। महावीरा का बॉन्ड कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम नियर वैशाली इन बिहार। बिहार में वैशाली के पास एक गांव है, कौन सा? कुंडलग्राम। यहाँ पर लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था, यहाँ पर बॉर्न हुए थे। और कब? 599 BC में, ठीक है। फादर कौन थे? सिद्धार्थ। एंड मदर कौन थी? त्रिशला। मैरिड, इनकी शादी किससे हुई थी महावीर की? प्रिंसेस यशोदा। जो यशोदा थी वो कौन थी? प्रिंसेस थी। और एक डॉटर थी, कौन? प्रियदर्शिनी। समझ में आया? ये उनकी लाइफ के बारे में है। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? लॉर्ड महावीरा। महावीरा के पहले 23 तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ। 24 तीर्थंकर थे महावीरा। एंड लास्ट वन थे। कहाँ पर बॉर्न हुए थे? कुंडलग्राम वैशाली के पास है। कहाँ पर है? बिहार में। कब? किस ईयर में? 599 BC में। फादर कौन थे? फादर का नाम था सिद्धार्थ एंड मदर थी त्रिशला। समझ में आ रहा है? और शादी किससे हुई थी? प्रिंसेस यशोदा से। और एक डॉटर थी, कौन? प्रियदर्शिनी।
यहाँ तक समझ में आया? हम और कुछ पॉइंट्स देखते हैं महावीरा की लाइफ के। नेक्स्ट क्या है, जैनिज्म मतलब जो लॉर्ड महावीरा हैं, जब उनकी एज 30 हो गई, 30 एज के बाद, ठीक है, जब उनकी एज 30 ईयर्स हो गई थी, उसके बाद उन्होंने अपना जो प्लेस था, जो अपने हाउस थे, अपने होम को छोड़ करके बाहर चले गए और 12 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन मतलब ध्यान किया अपनी मतलब ट्रू नॉलेज को पाने के लिए, ठीक है, क्या किए, मेडिटेशन किए। एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज प्लेस। जब 30 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपने प्लेस को, अपने पैलेस को छोड़ दिया था। स्पेंड 12 ईयर्स इन मेडिटेटिंग। अपने 30 ईयर्स के बाद उन्होंने 12 ईयर्स मेडिटेटिंग में, मेडिटेशन करने में स्पेंड किए। मेडिटेशन क्यों कर रहे थे? ट्रू नॉलेज को पाने के लिए। एज ऑफ 42 गेन्ड ट्रू नॉलेज। जब उनकी एज 42 ईयर्स हो गई थी तब उन्होंने गेन्ड क्या किया, ट्रू नॉलेज उन्होंने गेन कर ली थी, ठीक है। 30 ईयर्स में उन्होंने घर छोड़ा। 30 ईयर्स के बाद 12 ईयर्स उन्होंने मेडिटेशन की, तब जा कर के उन्हें 42 ईयर्स में, जब उनकी एज 42 ईयर्स हो गई थी, तब उन्हें ट्रू नॉलेज गेन हुई और इस वजह से इन्हें मास्टर ऑफ कैविल और महावीरा कहते हैं, ठीक है। इन्होंने 42 ईयर्स में ट्रू नॉलेज गेन कर ली। जब ट्रू नॉलेज इन्होंने गेन कर ली, इसके बाद इन्हें क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ कैविल। कैविल मतलब होता है नॉलेज, ट्रू नॉलेज। जब उन्होंने नॉलेज गेन कर ली, इसके बाद इन्हें क्या कहने लगे, मास्टर ऑफ कैविल और महावीरा। समझ में आया? जिन, कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ। जिन का मतलब क्या है, कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ मतलब सेल्फ, अपने खुद पर उन्होंने विजेता प्राप्त कर ली थी। वो खुद अपने मन को जीत लिए थे, उनको सारी ट्रू नॉलेज पता चल गई थी, सारी नॉलेज मिल गई थी उन्हें, ठीक है। लाइफ को जीने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब। इस वजह से जिन का मतलब क्या है, कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ, मतलब उन्होंने एक तरह से कह लें कि उन्होंने सेल्फ, अपने ऊपर, अपने मन की उन्होंने विजेता प्राप्त कर ली थी। इस वजह से इन्हें जेन्स कहते हैं, ठीक है, जैनिस जेन्स। जिनका मतलब क्या है, कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ, इस वजह से क्या कहते हैं, जेन्स कहते हैं। नेक्स्ट है महावीरा की डाई, मतलब महावीरा कब डाई कर गए थे? पावा में, साउथ बिहार में है, पावा विलेज है, ये कहाँ पर है, साउथ बिहार में, साउथ बिहार में है। और कब? 527 BC में, एट द एज ऑफ 72। जब उनकी एज 72 ईयर्स की थी तब वो डाई कर गए थे। कहाँ पर? पावा में, ये कहाँ पर है, साउथ बिहार में, इन 527 BC। समझ में आ रहा है? 30 एज में, जब उनकी एज 30 थी तब उन्होंने अपना प्लेस छोड़ दिया। 12 ईयर्स तक उन्होंने मेडिटेशन की। मेडिटेशन करने के बाद 42 ईयर्स में, जब उनकी एज 42 ईयर्स हो गई थी, तब उन्होंने ट्रू नॉलेज उन्हें मिल गई। इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ कैविल और महावीरा के नाम से जानने लगे। और जिन का मतलब क्या है, कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ, सेल्फ, ठीक है, सारी नॉलेज उन्हें मिल गई थी। जिन का मतलब ये है कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ। इस वजह से जो महावीर थे इन्हें जेन्स भी कहने लगे, ठीक है। और इनकी डाई कहाँ पर हुए थे? पावा में, ही साउथ बिहार में है। कब? 527 BC में, 527 BC एट द एज ऑफ 72। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट देखते हैं, मेन बिलीव्स एंड टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा ने किस चीज़ पर मेन ज़्यादा बिलीव करते थे और उन्होंने क्या टीच किया था, ठीक है। उन्होंने 12 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अंग्स और अंगमा। ये एक लिटरेचर है, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, जिसमें उन्होंने अपने नॉलेज को बताया हुआ है। उसमें ये एक जेन्स की लिटरेचर है, जैसे वैदिक लिटरेचर थी वैसे ही ये कौन सी लिटरेचर है, जेन्स लिटरेचर है। जैसे श्रुति है, ठीक है, ये एक श्रुति जो है वो एक एग्जाम्पल है जेन्स लिटरेचर की।
नेक्स्ट है थ्री ज्वेल्स। वो क्या मानते थे? थ्री ज्वेल्स मानते थे, मतलब 3 रत्न जिन्हें बिलीव करना। ठीक है, उनका मेन एम क्या था? वो क्या सिखाते थे? उन्होंने क्या टीच किया कि मैन का, ह्यूमन का मेन एम क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब लाइफ और डेथ से फ्रीडम, मतलब लाइफ और डेथ से फ्री हो जाना, उससे मुक्त हो जाना। ठीक है, वो क्या है? मोक्ष। वो किस पर बिलीव करते थे कि जो मैन है उनका मेन एम क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष मिलना। उसका मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, जो लाइफ एंड डेथ से फ्रीडम हो जाए। 3 रत्न कौन कौन से थे? मोक्ष और फ्रीडम कैसे मिलेगा लाइफ और डेथ से, ये बताए हैं 3 रत्न। 3 ज्वेल्स को 3 रत्न भी कहते हैं। क्या है? पहला तो राइट फेथ। राइट फेथ मतलब हमेशा सही, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। राइट नॉलेज, नॉलेज जो है वो सही नॉलेज हमें लेनी चाहिए। ठीक है, राइट कंडक्ट, राइट हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। ये समझ में आया? ठीक है, ये तो 3 ज्वेल्स हो गए। 5 वोज। 5 वोज से कौन कौन से हैं? वोज मतलब प्रतिज्ञा लेना, जो दिलाते थे कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, एक तरह से शपथ दिलाते थे। 5 कौन कौन सी? नॉट टू इंजर लाइफ। हमें उन्होंने क्या बताया महावीर ने कि ह्यूमन को, मेंस को वोज लेना चाहिए, मतलब शपथ लेनी चाहिए कि नॉट टू इंजर लाइफ, किसी भी लाइफ को इंजर ना करें। जैसे किसी भी एनिमल्स है या कोई बर्ड्स है, किसी भी लाइफ को या ह्यूमन बींग्स को ही, किसी भी लाइफ को क्या करना चाहिए? इंजर नहीं करना चाहिए, उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। नॉट टू स्टील, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या है? नॉट टू टेल लाई, नॉट टू स्टील मतलब कोई भी चीज़ को चुराना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट टू टेल लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानना चाहिए, ऐसे कि ये मेरा है। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानना चाहिए। नॉट टू लेड लाइफ ऑफ ब्रह्मचार्य सेंस प्लीजर, मतलब अपनी लाइफ को ब्रह्मचार्य या सेंस प्लीजर में स्पेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपनी लाइफ को ब्रह्मचार्य या सेंस प्लीजर में अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? क्या टीचिंग्स थी? 12 पार्ट्स थे जो उन्होंने टीच किया था महावीर ने। एक लिटरेचर है, जेन्स की लिटरेचर, उन्हें 12 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। कौन कौन से? उन्हें क्या कहते हैं? अंश और अंगमा। एक एग्जाम्पल है जेन्स लिटरेचर का, वो है श्रुति। ठीक है, और 3 ज्वेल्स थे, 3 रत्न थे। उन्होंने क्या बताया कि हमेशा मेन को उनका जो एम है वो क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष मतलब फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। 3 रत्न कौन कौन से? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। 5 वोज, 5 शपथ लेनी चाहिए। कौन कौन सी? नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू स्टील, not to tell lies, not to own property and not to lead life of brahmacharya means sense pleasure। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने क्या देखा? 3 ज्वेल्स एंड 5 वोज। और भी अदर टीचिंग्स थी। कौन कौन सी? पहला है नॉन वायलेंस, अहिंसा और नॉन इंजरी। नॉन वायलेंस का मतलब क्या है? अहिंसा, मतलब नॉन इंजरी। उन्होंने, महावीर ने क्या कहा था कि मैन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, सब चीज़ में, एनिमल्स हैं चाहे बर्ड्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स ही खुद क्यों ना हो, सब में लाइफ है। तो ह्यूमन बींग्स को, मैंस को कभी भी उन्हें इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी लाइफ है एंड उन्हें भी पेन फील होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है नो बिलीव इन गॉड, और उन्होंने क्या कहा कि गॉड पर बिलीव नहीं करना है। क्यों? मतलब ये बिलीव नहीं करना है गॉड है, या फिर उन्हें ये मानना कि ये गॉड ही क्रिएटर है, जो भी डिस्ट्रॉयर है ये गॉड है, ऐसा नहीं मानना है, गॉड को ही नहीं मानना है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म, डॉक्ट्राइन मतलब थ्योरी, ठीक है। थ्योरी क्या है? कर्म की। डॉक्ट्राइन मतलब क्या है? थ्योरी। उन्होंने थ्योरी क्या दी थी कर्म की? कि जैसा वो कर्म करेंगे, जैसा काम करेंगे, वर्क करेंगे, वैसा ही उन्हें फल मिलेगा, ठीक है। वैसे ही जो आगे नेक्स्ट जो लाइफ है वो उस हिसाब से उन्हें मिलेगी जैसा वो कर्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा? कर्म का मतलब क्या है? काम, मतलब वर्क। उन्होंने क्या कहा है महावीर ने कि कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। जिस हिसाब से जो मैन है वो कर्म करेंगे, वर्क करेंगे, वैसे ही उन्हें जो आगे लाइफ मिलेगी वो उस हिसाब से मिलेगी। जैसे अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उन्हें जो लाइफ है वो अच्छी मिलेगी। इफ अगर वो बैड वर्क्स कर रहे हैं तो उन्हें बैड लाइफ मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगा? 3 जेवल्स जो हैं, ठीक है। मोक्ष कैसे मिलेगा? 3 जेवल्स जो हैं अभी हम बताए हैं, राइट टू फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। हमेशा अच्छी नॉलेज लेना है, अच्छे वर्क करना है और सच बोलना है। समझ में आ रहा? सही के साथ हमेशा रहना है। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? 3 जेवल्स को करके। समझ में आया? अभी हम बताए थे मोक्ष क्या है? इक्वालिटी। महावीर जो थे वो कास्ट में बिलीव नहीं करते थे, वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो मैन है उन्हें हमेशा इक्वलिटी रहना चाहिए, या फिर वो मैन हो वुमेन हो, कैसा भी स्टेटस हो, कोई भी कास्ट हो, हमेशा इक्वली एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, महावीर ने कहा है। और महावीर जो थे वो कास्ट सिस्टम जो इक्वालिटी नहीं करते थे वो सबसे बहुत नफरत करते थे, ठीक है। समझ में आ गया? क्या है? नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, अहिंसा और नॉन इंजरी, नो बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म। फोर्थ क्या है? अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, एंड लास्ट है इक्वालिटी। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस बुक, 12 अंक्स एंड 14 पर्स थी। जेन्स की रिलीजियस बुक्स थी, 12 अंक्स थी एंड 14 पर्स थी। समझ में आ रहा है? ये जो है 12 अंक्स हैं, 14 पर्स हैं, ये क्या है? रिलीजियस बुक है। किसकी? जेन्स की। महापुराण किसने लिखी थी? जिनसेन ने। कपलसूत्र किसने लिखी थी? भद्रबाहु। एंड रतन मलिक ने लिखी थी। रतन मलिक को किसने लिखा था? राष्ट्रकूटा ने। समझ में आ रहा है? ये जो महावीर की जो नॉलेज थी ये रिलीजियस बुक, जेन्स की जो रिलीजियस बुक है उसमें लिखी गई थी, 12 अंक्स और 14 पर्स में। जैसे महापुराण जो है वो किसने लिखी थी? जिनसेन ने। कपलसूत्र कौन लिखे थे? भद्रबाहु। एंड रतन मलिक किसने लिखी थी? राष्ट्रकूटा ने। समझ में आया? आफ्टर डेथ ऑफ महावीर, जब महावीर की डेथ होने के बाद, महावीर की डेथ होने के 2 सेंचुरीज बाद, कब? 2 सेंचुरीज बाद क्या हुआ? जो फॉलोवर्स थे महावीर को, जो फॉलो करते थे लॉर्ड महावीर के, जो फॉलोवर्स थे वो 2 सेक्ट्स में, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन से? पहला श्वेतांबर, जो श्वेतांबर्स थे वो हमेशा वाइट क्लोथ्स वियर करते थे। एंड दूसरे हैं दिगंबर्स, और दिगंबर्स जो हैं वो नॉट वियर क्लोथ्स, वो क्लोथ्स वियर नहीं करते थे, पूरी लाइफ बिना क्लोथ्स के ही बिताते थे और सिर्फ
सेल्फ टॉर्चर मतलब खुद को टॉर्चर करते थे। ठीक है। ऑन 2500th एनिवर्सरी ऑफ महावीर इनलाइटमेंट, जब महावीर ने इनलाइटमेंट प्राप्त कर ली थी, उन्हें इनलाइटमेंट मिल गई थी, मतलब जब उन्हें ट्रू नॉलेज मिल गई थी, कब मिली थी? जब वो 42 ईयर्स के थे, जब उनकी एज 42 ईयर्स थी तब उन्हें ट्रू नॉलेज मिली। तब से जब 2500th एनिवर्सरी थी, उनकी अलाइनमेंट जब मिली, उसके बाद जो 2500th एनिवर्सरी थी, तब जो जेन्स थे उन्होंने रिलीजियस सिंबल को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। कौन सा? ये पाम है और उसमें ये एक चक्र की तरह बना हुआ है और बीच में कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? रिलीजियस सिंबल है। रिलीजियस सिंबल है किनका? जेन्स का। समझ में आ रहा है? रिलीजियस बुक्स हैं कौन कौन सी हैं? 12 अंक्स हैं एंड 14 पार्ट्स हैं। जो अंक्स हैं वो 12 पार्ट्स में डिवाइड है, जो पार्ट्स है उसके 14 पार्ट्स हैं। महापुराण जिनसेन ने लिखी, कपिलसूत्र भद्रबाहु ने लिखी एंड रतन मलिक राष्ट्रकूटा ने लिखी। डेथ के बाद लॉर्ड महावीर की डेथ के बाद 2 सेंचुरीज बाद जो फॉलोवर्स थे लॉर्ड महावीर को, जो फॉलो करते थे, वो 2 पार्ट्स में, 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए। और किस किस में हुए? श्वेतांबर जो हमेशा वाइट क्लोथ्स वियर करते थे एंड दिगंबर्स जो क्लोथ्स वियर नहीं करते थे, पूरी लाइफ वो क्लोथ्स वियर नहीं करते थे और सिर्फ सेल्फ टॉर्चर मतलब खुद को टॉर्चर करते थे। जब 2500th एनिवर्सरी थी लॉर्ड महावीर एनलाइटमेंट की, तब उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? एक रिलीजियस सिंबल। क्या है? पाम। ठीक है। पाम में बीच में मिडल में चक्र बना हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का इफेक्ट क्या पड़ा? जब इंडिया में जैनिज्म एरोज हुए तब उसका मतलब जैनिज्म जो थी रिलीजियस, इसका इफेक्ट क्या पड़ा वो देखते हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है? मातृभाषा। ठीक है, मतलब स्पोकन लैंग्वेज इन डिफरेंट रीजन। कोई ऐसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी, हर अलग अलग रीजन में, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाने लगी। और क्या है? अर्धमगधी। अर्धमगधी ये मिक्स लैंग्वेज है, कोई स्पेसिफिक एक फिक्स लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? मिक्स लैंग्वेज है। कौन सी? अर्धमगधी। अंक्स रिडन इन प्राकृत। अंक्स 12 अंक्स वो किस में लिखे गए थे? प्राकृत में। प्राकृत लैंग्वेज में अंक्स को लिखा गया था। और भी कुछ टेक्स्ट थे जिन्हें अपभ्रंश में लिखा गया था। अपभ्रंश क्या है? ये लैंग्वेज है। और भी अंक्स जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। और भी जो टेक्स्ट थे वो अपभ्रंश में लिखी गई थी, ये भी लैंग्वेज है। और जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे, लॉर्ड महावीर के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी बहुत से ग्रामर और पोएटिक्स लिखी थी अपनी लैंग्वेजेस में। जैसे जो उनके फॉलोअर्स थे अलग रीजन के थे तो उनकी अपनी अलग लैंग्वेज थी, जो और दूसरी अलग रीजन के थे उनकी अलग अलग लैंग्वेज थी। उस हिसाब से वहाँ के ग्रामर्स और पोएटिक्स भी लिखी गई थी। टेक्स्ट सीन ऑन कन्नड़ लिटरेचर। अभी प्रेजेंट में भी कन्नड़ लिटरेचर में, कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ टेक्स्ट मिले हैं, कुछ टेक्स्ट देखने को मिलते हैं किसमें? कन्नड़ लिटरेचर में, जिसमें महावीर जेन्स के जो नॉलेज है उसको लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैनिज्म का इफेक्ट क्या पड़ा? वर्नाकुलर लैंग्वेज की ग्रोथ हुई, मातृभाषा की ग्रोथ हुई। कोई स्पेसिफिक एक फिक्स लैंग्वेज नहीं थी, कई सारी लैंग्वेज थी। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाने लगी। अर्धमगधी एक मिक्स लैंग्वेज थी
अंश किस में लिखी गई थी? प्राकृत में। कुछ और टेक्स्ट थे जिन्हें अपभ्रंश में लिखा गया था, ये भी लैंग्वेज है। और कुछ ग्रामर और पोएटिक्स भी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्या है? कुछ टेक्स्ट जो हैं अभी देखने को मिलती हैं प्रेजेंट टाइम में भी कन्नड़ लिटरेचर में, जिसमें महावीर के जो नॉलेज थी उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आया? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा? पॉलिटिकल में इफेक्ट क्या पड़ा? लॉर्ड महावीर ने क्या कहा है? अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉट इंजरी, किसी को इंजर नहीं करना है। इफ अगर हम रूलिंग के लिए, रूल्स के लिए, पावर के लिए, पॉलिटिकल पावर्स के लिए अगर हम वार करेंगे, उससे काफ़ी लोग की डेथ होगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, काफ़ी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। इस वजह से हमें वार नहीं करना चाहिए। तब इंडिया ने ना ही कोई एम्पायर्स बिल्ड की और ना ही कोई वार लड़े। ठीक है, इंडिया ने ना ही कोई एम्पायर्स मतलब ना ही कोई एम्परर बनाई, ना ही कोई ऐसा रूल किंगडम बनाया जिससे लड़ाई करे, फाइट करे जिस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है। और ना ही उन्होंने कभी फाइट की, वार की किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्या है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या थे? जैनिज्म से, लॉर्ड महावीर से रिलेटेड कौन सा आर्ट और आर्किटेक्चर बनाए गए थे? स्तूपास बनाए गए थे। ठीक है, स्तूप्स बनाए थे और रॉक कट केव टेम्पल्स बनाए थे। जैसे बहुत से रॉक कट केव टेम्पल्स बनाए थे, जैसे है लॉयन केव। लॉयन केव कहाँ पर है? उदयगिरी हिल्स मध्य प्रदेश में। एंड इंद्र सभा केव्स, ये कहाँ पर है? एलोरा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, और कुछ ग्रेट स्टैचू बनाए थे, काफ़ी बड़े स्टैचू बनाए थे। कौन से किनका स्टैचू था? बाहुबली, गोमातेश्वरा। ठीक है, स्टैचू बनाया गया था किनका? बाहुबली और गोमातेश्वरा। ये कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। श्रवण बेलगोला क्या है? एक प्लेस का नाम है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है। समझ में आ रहा? सॉरी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? इंडिया ने जब महावीर ने कहा, उन्होंने जो अपना प्रचार था अपनी नॉलेज का, जो उनके फॉलोअर्स थे काफ़ी दूर दूर तक उनकी नॉलेज को पहुंचाए। और क्या है महावीर ने क्या बताया? अहिंसा नॉट इंजरी, हमें किसी भी लाइफ को इंजर नहीं करना चाहिए। इस वजह से इंडिया ने ना ही कोई एम्पायर बिल्ड की, ना ही कोई एम्पायर बनाए और ना ही कोई भी वार लड़े हैं। ठीक है, कोई भी फाइट नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वार करेंगे तो उससे बहुत सी लाइफ डिस्ट्रॉय होंगी, बहुत सी लाइफ डाई कर जाएंगी। इस वजह से नहीं किए थे। आर्किटेक्चर्स में बहुत से स्तूपास बनाए गए थे, जैसे रॉक कट केव टेम्पल्स है, बहुत से रॉक कट केव बनाए थे, टेम्पल्स बनाए थे। जैसे लॉयन केव कहाँ पर है? उदयगिरी हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश में। इंद्र सभा केव्स एलोरा में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और एक ग्रेट स्टैचू बनाए थे किनका? बाहुबली गोमातेश्वरा, ये कहाँ पर बनाए थे? श्रवण बेलगोला इन कर्नाटक। कुछ और आर्किटेक्चर्स हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? और आर्किटेक्चर, जैसे परशुवन हिल, पवनपुरी बिहार में है, राजगृह गिरनर एंड माउंट आबू ये राजस्थान में है। ये भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, बहुत से स्ट्रक्चर बनाए थे, बहुत सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई थी। यहाँ पर टेम्पल्स हैं, बहुत से केव्स हैं, टेम्पल्स ये सब बनाए थे और उसमें बहुत अच्छी सी, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाए थे। कहाँ पर? परशुवन हिल, पवनपुरी बिहार में है, राजगृह गिरनर एंड माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। कुछ टेम्पल्स हैं जैसे दिलवारा टेम्पल, ये कहाँ पर है? माउंट आबू में।
पलिटना टेम्पल, ये कहाँ पर है? शत्रुंजया में, शत्रुंजया हिल्स में। नेक्स्ट है रणकपुर टेम्पल, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। एंड जैन टावर एट चित्तौड़, ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर पीस ऑफ जेन्स की कुछ आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। दीज हैव ब्यूटिफुल गेट्स, रेलिंग एंड पिलर्स। और इन टेम्पल्स में, इन प्लेसेस में जहाँ पर जैनिज़्म की सब आर्किटेक्चर्स बनाए थे, कुछ आर्ट्स बनाए थे, उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए बहुत से ब्यूटीफुल गेट्स बनाए, रेलिंग्स एंड पिलर्स भी बनाए, ठीक है। समझ में आया? क्या है? परशुवन हिल में, पवनपुरी बिहार में, राजगृह गिरनर एंड माउंट आबू राजस्थान में है। यहाँ भी कुछ ऐसी प्लेसेस, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर कुछ केव्स, कुछ टेम्पल्स बनाए, जहाँ पर बहुत सी अच्छी, बहुत सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाए हैं, ठीक है। और क्या है? दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? माउंट आबू। ये सब जैनिज्म के कुछ आर्किटेक्चर हैं। कहाँ, क्या है? दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है, पलिटना टेम्पल शत्रुंजया हिल में, रणकपुर टेम्पल जोधपुर में एंड जैन टावर चित्तौड़ में है। और ब्यूटीफुल गेट्स है, रेलिंग एंड पिलर्स बनाए थे उनको डेकोरेट करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन सोशियो रिलीजियस लाइफ, सोशियो रिलीजियस लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा? महावीर ने क्या कहा था कि हमें हमेशा इक्वालिटी, ब्रदरहुड करना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हर मैन को, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, हमें हमेशा इक्वालिटी रखनी चाहिए, समानता रखनी चाहिए, इक्वलिटी बिहेव करना चाहिए, इक्वल बिहेव करना चाहिए। और हमें मतलब एनिमल्स सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए, यज्ञ, हवन, प्रेयर्स, ये सब चीज़ करने में बिलीव नहीं करते थे। महावीर ने क्या कहा है कि हम पहले क्या पढ़े? मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। ये सब क्या था? अच्छे वर्क करना। वो लॉर्ड महावीर ने क्या कहा कि हमें यज्ञ, हवन, प्रेयर्स में और एनिमल सैक्रिफाइस में, एनिमल्स की बलि चढ़ाने में, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे वर्क करने चाहिए और जो किसी भी लाइफ को इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए। और क्या है? हमेशा मेंस को कास्ट सिस्टम नहीं देखना चाहिए, इक्वल बिहेव करना चाहिए, वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? और महावीर जो थे, लॉर्ड महावीर, वो सक्सेसफुल हुए थे किस चीज़ में? हिंदुइज्म से बुराई को हटाने के लिए। वो जब बुराई हटा दिए थे, बुराई को हटाने में लॉर्ड महावीर सक्सेस हो गए थे, ठीक है। उन्होंने सारी बुराइयां थी, जैसे जो भी एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन सब चीज़ को हटाना, गलत वर्क करने से बचाना, ये सब मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाना, ये सब लॉर्ड महावीर ने बताया। और जो उनके फॉलोअर्स थे, ये सब उनकी नॉलेज को पूरे काफ़ी दूर तक उन्हें पहुंचाए, ठीक है। यहाँ से हमारा जैनिज्म कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।